औलाद एक ऐसी नेमत है कि जिसकी कदर व मंजिलत का अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो इस नेमत से महरूम हो। पाकिस्तान में तकरीबन 22% शादीशुदा जोड़ा जो है वो बेऔलादी का शिकार है और इसका मतलब ये हुआ कि यानी तकरीबन 1 करोड़ जोड़े अपने ख़ानदान को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब माहिरीन सेहत का कहना ये है कि बेऔलादी का ज़्यादातर सबब दीगर ममालिक में मर्दों की बीमारियों का जो है और उनकी तर्ज ज़िंदगी का जो है उसका अमल दखल होता है उसमें, मगर यहाँ पर ख़ास तौर पर हमारे यहाँ ये जिम्मेदारी जो है वो ख़वातीन के हिस्से में डाली जाती है और कहा यह जाता है कि औरत जो है वो उसके लिए वर्ड्स इस्तेमाल की जाते हैं जैसे बांझ है या वो नहीं औलाद जन सकती। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा फिर इलाज करवाने के लिए डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय फिर वो पीरों फ़कीरों और वो सारे जो मामले हैं उस पर चले जाते हैं। तो अब इस चीज़ की तरफ हमने ज़रा तवज्जो दिलानी है कि कैसे बेऔलादी का जो इलाज है उसके सही इलाज की तरफ लोग जाएँ और लोग इस जो कमी है ज़िंदगी में उनकी उसको पूरा कर सकें। बिल्कुल। अब हमारे साथ मौजूद हैं जिनोवा IVF सेंटर के CEO महमूदुल हसन साहब और हमारे साथ जो कि एक फर्टिलिटी सेंटर है और ज़ाहिर है बेऔलादी का इलाज करते हैं, और हमारे साथ डॉक्टर फौजिया मन्नू खान साहिबा मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट हैं और एक्सपर्ट हैं फर्टिलिटी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि इनफर्टिलिटी लोगों को अगर हम समझाएं तो होती क्या है, बेऔलादी की बीमारी है क्या? जी अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। और इनफर्टिलिटी को पहले तो मैं डिफ़ाइन कर दूं हमारी ऑडियंस के लिए कि मेडिकली जब एक कपल शादी के बाद 1 साल तक ट्राई करता रहे प्रेगनेंसी के लिए और प्रेगनेंसी ना हो तो उसको हम लेबल करते हैं एज इनफर्टिलिटी या इनएबिलिटी टू कंसीव, यानी कि प्रेगनेंसी वो अचीव नहीं कर पाते। सो 1 साल का टाइम दिया जाता है फॉर अ कपल टू ट्राई एंड अचीव नेचुरल प्रेगनेंसी। इसके अलावा कॉजेज़ इसके क्या हैं इनफर्टिलिटी के, वो तो एक लंबी लिस्ट है और उसमें मेल कॉजेज़ भी हैं और फीमेल कॉजेज़ भी हैं। आपने जैसे ज़िक्र किया कि इसमें मेल फैक्टर एटलीस्ट अकाउंट करता है 50% ऑफ केसेस के लिए, और ये चीज़ हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में अमूमन ये ब्लेम फ़ीमेल पे होता है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो इसमें शायद फ़ीमेल ही कल्प्रिट है, जबकि एक्चुअल साइंटिफिक जो डेटा है वो ये शो करता है कि 50% यानी 50% केसेस में जो इनफर्टिलिटी का कॉज है वो मेल में लाई करता है और फिर ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द केसेस में फ़ीमेल में ये कॉज होता है। एंड समटाइम्स दोनों मेल और फीमेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम होता है जिसको फिर जॉइंटली एड्रेस करना पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो सेंटर है इसको बनाने के हवाले से जो बुनियादी कहानी है वो भी हम चाहेंगे कि आप शेयर करें प्लीज़। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी, फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। जी, जिनोवा IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर और मेरी जो कहानी है वो बहुत जुड़ी हुई है, एक ही कहानी है। 20 इयर्स तक मेरी वाइफ और मैं कनाडा में रहते थे और वहाँ से हमने अपनी एजुकेशन हासिल की, अपना फ़र्स्ट करियर शुरू किया, जॉब शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तरक्की की, काफ़ी आगे तक पहुँचे। दुनिया की सारी नेमतें हमारे पास थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक नेमत जो औलाद की नेमत है उससे महरूम थे। और फिर हमने ये अपना एक जर्नी शुरू किया। 10 साल हो चुके हुए थे शादी को और काफ़ी हमने स्ट्रगल किया। आपको पता है कि ये कपल्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, हमारी सोसाइटी बहुत स्ट्रेस डालती है। तो उस पूरे पीरियड से हम लोग गुज़रे। अल्हम्दुलिल्लाह IVF की ट्रीटमेंट कराई और वो सक्सेसफुल हुई और हमारी बेटी पैदा हुई, विच आई वुड से इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर अस। तो ये हमारी थी बैकग्राउंड। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान हमने फ़ैसला किया मूव करने का, और जब हम पाकिस्तान आए तो हम इसी तरह अब दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस पूरी जर्नी से गुज़र रहे थे। तो जब उनसे डिस्कशन की तो पता चला कि काफ़ी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में मिसिंग हैं। जो फैसिलिटीज़ हमें कनाडा में मिली थी वो यहाँ पे इन कपल्स को नहीं मिल रही।
تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسا فرٹیلیٹی سینٹر بنائیں جو باقی باہر کے ملکوں کے فرٹیلیٹی سینٹر کے سے مقابلہ کر سکے، ایک ورلڈ کلاس سینٹر بنائیں۔ پھر ہم نے باہر سے کنسلٹنٹس کو ہائر کیا، پوری پلاننگ کی، جنوبا IVF کی، اپنے یہاں پہ ڈاکٹرز کو ہائر کیا، ایمبریولوجسٹ کو ہائر کیا، باہر بھیجا فردر ٹریننگ کے لیے تاکہ وہ جدید ترین ان کو ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ ٹریننگ ملے۔ صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں انفرٹیلیٹی کی، اور کیا دیگر بیماریاں یا پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز مثال کے طور پہ جیسے ڈائبٹیز ہو گیا کسی مرد میں خاص طور پہ، تو کیا وہ بھی اس چیز کے بڑھانے کے چانسز میں ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے؟ جی، تو پہلے فرسٹ ہاف آف دا کویسچن کو میں ایڈریس کروں کہ کازز کیا ہیں انفرٹیلیٹی کے۔ تو جو موسٹ کامن کازز ہم فیمیلز میں دیکھتے ہیں وہ کنڈیشنز ہیں جیسے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے، انڈومیٹریوسس ہے، کچھ سرٹن انفیکشنز ہیں جن کی وجہ سے فیمیلز میں ٹیوبل بلاکیج جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ سملرلی میل میں جو بھی پرابلمس ہیں دے آر ریلیٹڈ ٹو دا سپرم، یا جس کو عام زبان میں عام لوگ جراثیم کہتے ہیں۔ سو اس کی نمبر کی کمی یا اس کی موٹیلٹی میں یا اس کے اسٹرکچر میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو یہ میل انفرٹیلیٹی کا کاز ہوتا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، میل سپرمز جو ہیں وہ کیوں نمبر یا اسٹرکچر یا اس میں موٹیلٹی میں ڈیفیکٹیو ہوتے ہیں۔ تو اس میں کچھ کیسز میں تو ہم اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر پاتے، لیکن اس میں ایک بہت زیادہ رول ہے آف آر انوائرمنٹ، جو ایک ہماری انوائرمنٹ کی ٹاکسیسٹی بہت بڑھ گئی ہے۔ دوسرا، پاکستان میں ڈرگ یوز جو ہے وہ بہت زیادہ ریمپنٹ ہو گیا ہے، سگریٹ اسموکنگ زیادہ ہے، سو الکوہول یوز جہاں پہ ہو، یہ چیزیں سپرم پیرامیٹرز کو بہت افیکٹ کرتی ہیں۔ سملرلی انفیکشنز بھی کر سکتی ہیں، اور جیسا آپ نے کہا پری ایگزسٹنگ کنڈیشن لائک ڈائبٹیز، یہ یوزلی انفرٹائل کپلز جو ینگر ایج گروپ میں ہوتے ہیں ان میں تو پرابلم کم ایسا دیکھا جاتا ہے کہ پری ایگزسٹنگ ڈائبٹیز، بٹ سرٹن کپلز میں ہے، اینڈ یس سم ٹائمز جو میڈیکیشن یوز ہوتی ہے ان کنڈیشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے۔ another thing جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ جو ان چیکڈ یوز آف پین کلرز ہے، خاص طور پہ ایک سرٹن گروپ کے پین کلرز جن کو ہم NSAID کہتے ہیں، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، یہ ہر فارمیسی پہ عام فارماسسٹ ہر ایک کو بیچ رہے ہوتے ہیں، کسی قسم کی بھی پین ہو تو لے لیں۔ یہ چیزیں بھی لانگ ٹرم یوز میں سپرمز کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اور پھر 20% کپلز ایسے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی جن کے اندر کوئی کاز بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا، اس کو ہم ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب اس میں عمر کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفرٹیلیٹی والا معاملہ بڑھتا جاتا ہے؟ جی، ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ ایج ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان دی سکسیس آف فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ، چاہے وہ IVF ہو یا ادر دین IVF فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ ہو۔ مینلی جو فیمیل کی ایج ہے اس کا زیادہ سگنیفیکنس ہے، بیکاز جو فیمیلز میں اوویرین ریزرو ہے یعنی انڈے ہیں ان دی اووریز، وہ ایج کے ساتھ کم ہوتے ہیں، ڈپلیٹ ہوتے ہیں۔ تو دیکھا یہ گیا ہے سائنٹیفکلی، جو بھی ہمارے پاس ریسرچ ہے، ڈیٹا ہے، کہ 35 ایئرس سے کم ایج میں جو سکسیس ریٹ ہے آف آل ٹائپس آف فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ وہ کافی بہتر ہوتا ہے، اور 35 کے بعد سکسیس ریٹ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انفیکٹ آفٹر دی ایج آف 40 ایئرز جو چانس آف کنسیپشن ہے وتھ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ وہ صرف 5% رہ جاتا ہے، اور 45 کے بعد تو 1% پہ ڈراپ کر جاتا ہے۔ سو اس چیز کو لے کے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کپلز اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈیلے نہ کریں، اور نان سائنٹیفک ٹریٹمنٹس میں اور دائز اور حکیمز اور ان چکروں میں نہ پڑیں، اور ٹائملی کنسلٹ کریں
फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को या फर्टिलिटी सेंटर बिल्कुल सही। अच्छा से एक और चीज़ भी बताइएगा कि क्या एक और चीज़ पूछना चाहेंगे कि और बड़ा इम्पोर्टेंट जी कि आईवीएफ के बारे में लोगों का ये भी डर होता है कि क्या ये इस्लामिक है या नहीं, इस हवाले से भी कुछ बताएंगे हमें प्लीज़। जी, इस पे IVF के ऊपर बहुत रिसर्च हुई हुई है, स्कॉलर्स की रिसर्च हुई हुई है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये स्कॉलर्स ने बैठ के जो फतवे दिए हैं वो यही है कि एज़ लॉन्ग एज़ एक मियाँ और बीवी के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर हम ये IVF ट्रीटमेंट करें तो वो इस्लामिक जो है तौर पे वो बिल्कुल जायज़ है और कोई इशू नहीं है। आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ सऊदी अरेबिया की। वहाँ पे इस वक्त वन ऑफ द हाईएस्ट जो IVF के जो है केसेस होते हैं, 35,000 से ऊपर IVF के केसेस हर साल होते हैं और बच्चे पैदा होते हैं। आप इजिप्ट जो कि एक और इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे 1,64,000 IVF जो है वो केसेस हर साल होते हैं, वो भी हमारी तरह जो है वो इस्लाम फॉलो करते हैं। ईरान जो है वो एक और एग्जांपल है जहाँ पे 50,000, टर्की, सो पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सब ने ये एक्सेप्ट किया है IVF ट्रीटमेंट, बिकॉज मेडिकल साइंस आगे चली और इस्लाम ने यही कहा है कि आप जो अगर कोई इल्म मिले तो उसका जो है फ़ायदा सबको होना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर फौजिया मन्नू खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और महमूदुल हसन साहब जो कि CEO हैं IVF सेंटर के। बहुत शुक्रिया जिनोवा IVF सेंटर के, बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने